एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो गाइज, हमने जो हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसको हमने आधा पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ लिया था, जिसमें हमने परिवहन के साधन, तो परिवहन के साधनों में हमने स्थल, जल और वायु ये हमने पढ़ लिया था। और भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग हमने पढ़ लिए थे और भारत का रेलवे मार्ग है वो हमने पढ़ लिया था। अब हम जो हमारा आगे का चैप्टर है इसको हम इस वीडियो के अंतर्गत पूरा करेंगे। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। मुंबई वृहत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक, खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह है पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लोहा अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमाओ पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है और यहाँ देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लोहा अयस्क निर्यात है वो किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन कुद्रेमुख खानों से निकले लोहे अयस्क का निर्यात है वो करता है। और सुदूर दक्षिण पश्चिमी में कोची पतन है और यह एक लेंगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो आप चित्र संख्या 7.7 के अंदर देख सकते हो, न्यू मैंगलोर पतन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन इस तरह से किया जाता है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तुतीकोरन पतन है और यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः ये पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा, लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में ये लोहा अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया था और ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लोहा अयस्क का निर्यात करता है। यानी प्रारंभ में ये पतन लोहा अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था और ओडिशा में स्थित जो पारादीप है इसके पतन विशेषतः ये लोहा अयस्क का निर्यात है वो करता है। और कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पतन है और ये पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि की सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारी पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। अब आप चित्र संख्या 7.8 के अंदर देख सकते हो, बड़े आकार के कांगों को उठाने रखने की सुविधाओं से युक्त तुतीकोरिन पतन। अब है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन क्या है कि आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तो इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि तो एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अधिगम्य बना दिया है। आप चित्र संख्या 7.9 के अंदर देख सकते हो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो अब है कि सन 1953 में जो वायु परिवहन है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी 1953 के अंदर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था। और एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर आप इस मैप में देख सकते हो, यानी भारत के जो मुख्य पतन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन हैं वो इस मैप में दर्शाए गए हैं। जैसे समुद्री पतन है, हवाई पतन है। तो हवाई पतन का जो ये चिन्ह दिया हुआ है इसमें हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली ये इसमें आते हैं। और जो समुद्री पतन है इसके अंदर है वो आते हैं जवाहरलाल नेहरू, पारादीप और हल्दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विशाखापट्टनम। तो इस तरह से जो ये संकेत दिए हुए हैं तो ये समुद्री पतन और हवाई पतन के हैं। तो इस जो भारत है इसके मुख्य पतन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई पतन है वो इस मैप में दर्शाए गए हैं, जिसको आप आसानी से इन संकेत द्वारा समझ सकते हो। तेल प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय
संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अब एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताइए। तो हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है और केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में ही इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंधन है वो किए गए हैं। यानी जो हवाई यात्रा है वो सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है और केवल जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं तो इनमें इन सेवाओं को, इन राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु जो विशेष प्रबंध किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले संचार सेवाएं। तो जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न यानी अलग अलग संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित है वो करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। यानी कार्ड, लिफाफा है वो बंद चिट्ठी, यानी ये पहली श्रेणी की डाक है वो समझी जाती है तीनों, तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। और द्वितीय श्रेणी की जो डाक है इसमें रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन शामिल है। यानी पहली श्रेणी की डाक है वो किसको समझी जाती है? कार्ड, लिफाफा और बंद चिट्ठी को। और जो दूसरी यानी द्वितीय श्रेणी की डाक है इसमें आते हैं रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन शामिल है और ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाई जाती हैं तथा इसके लिए स्थल जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। तो इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। तो आप चित्र संख्या 7.10 के अंदर देख सकते हो, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर एक आपातकालीन कॉल बॉक्स है। तो दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है, यानी आगे है। और नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 में अधिक गांव एसटीडी दूरभाषा सेवा से जुड़े हुए हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर के उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंधन किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है और ये सब सूचना संचार व आंतरिक प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। अब जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों, नीतियों के विषय में जागरूक करता है और इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और जो चलचित्र हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। यानी जनसंचार मानव को जो मनोरंजन के साथ बहुत से जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, जो नीतियां हैं, इसके विषय में जागरूक है वो ये करता है। और इसके अंतर्गत जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और चलचित्र ये इसमें शामिल किए गए हैं। अब आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। ये विभिन्न आयु वर्ग के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। ये विभिन्न आयु के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र, सामयिक, पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। यानी भारत के अंदर वर्ष भर में अनेक समाचार पत्र और सामयिक जो पत्रिकाएं हैं वो प्रकाशित है वो की जाती हैं। और ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की हैं और समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी, उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। ये कम अवधि वाली फिल्में हैं। वीडियो फिल्म, छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को है। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है कि राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है वो व्यापार कहलाता है। यानी राज्य और देश के जो व्यक्ति हैं उनके बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है वह व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है दो देशों के मध्य। ये व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है और ये समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों, गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है।
अब सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इसका विवरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी जो भौगोलिक प्रदेश हैं, सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न, जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पादन तथा कृषि एवं संबंधित ये उत्पादक हैं। और जो भारत है यानी भारत में आयातित जो वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है पर्यटन एक व्यापार के रूप में। तो पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला सांस्कृतिक उद्यमों को प्रेरणा देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटक, पारी पर्यटन और रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन के लिए ये आते हैं। और देश के जो विभिन्न यानी अलग अलग भागों में पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं, वो पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटकों को बढ़ावा देने का प्रयास है वो किए जा रहे हैं। क्रियाकलाप भारत के मानचित्र पर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित प्रमुख स्थल को प्रदर्शित करें और इसका देश के अन्य भागों से रेल, सड़क, वायु द्वारा संपर्क है वो दिखाएं। कक्षा में चर्चा करें। आपको कक्षा में चर्चा करनी है कि आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रकार का पर्यटन विकसित किया जा सकता है और क्यों। आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किन क्षेत्रों को पर्यटन हेतु विकसित किया जा सकता है और क्यों। सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश के आर्थिक विकास में पर्यटन किस प्रकार सहायक हो सकता है। आप ये चित्र देख रहे हो, इसके अंदर है कुफरी। सबसे ऊपर आपको कुफरी का नज़ारा है वो दिख रहा है, चित्र दिख रहा है। फिर अब बुलंद होती जा रही मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र की सहेत और नीचे दिया हुआ है गोवा के मैंग्रोव वन में पारी पर्यटन। यानी भारत में विरासत पर्यटन पर एक प्रोजेक्ट है वो तैयार करें। तो आपको भारत में विरासत पर्यटन पर एक प्रोजेक्ट है वो तैयार करना है। और ये आपको साइड में ऊपर जो चित्र दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश का। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसको हमने पूरा पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को गाइज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।